बताओ किस में डाउट है। टेस्ट पेपर निकालो, पहले टेस्ट पेपर डिस्कस कर लेते हैं। टेस्ट पेपर निकालो। बात मत करो बेटा, बातें खत्म करो। 1 to 5 पूछो। प्रॉब्लम बिटवीन 1 to 5। बिटवीन 6 to 10। 6 to 10। 11 to 15। थर्टीन प्रॉब्लम का आंसर है PF5। 13 प्रॉब्लम का आंसर है PF5। वो कह रहे हैं कि द मॉलिक्यूल विच डज नॉट हैव एनी बॉन्ड एंगल लेस देन 90 डिग्री। एक्स मतलब सेंट्रल एटम है। 90 डिग्री से कम एंगल किसमें नहीं है? तो आंसर है PF5 में, क्योंकि PF5 में इक्वेटोरियल प्लेन में बॉन्ड एंगल सारे 120 है। और अगर HCl फ्लोरीन भी ले लें तो इनके बीच एंगल 90 है। 90 से लेस नहीं है। और TLF3 में, ध्यान से सुनो, TLF3 में क्लोरीन के पास 2 लोन पेयर है और ये परफेक्ट टी शेप में नहीं होगा, ये होगा डिस्टॉर्टेड टी शेप में। क्यों होगा डिस्टॉर्टेड टी शेप में, बताओ? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन स्ट्रॉन्गर होते हैं, तो ये बॉन्ड एंगल परफेक्ट 190 डिग्री नहीं होगा, उससे कम हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। आंसर क्या दिया? ठीक है, और बोलो। 14 देख ले। ये कह रहे हैं डिफरेंट बॉन्ड एंगल, मतलब कम से कम 2 डिफरेंट बॉन्ड एंगल हो और डाइपोल मूवमेंट 0 भी हो। तो PCl4+ में सारे बॉन्ड एंगल बराबर होंगे। PF3 में सारे बॉन्ड एंगल बराबर होंगे। PCl3F2 में बॉन्ड एंगल अलग अलग होंगे और डाइपोल मूवमेंट 0 आएगा। तो करेक्ट आंसर है सी। आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे PX5 है,
अब ये तो पता है कि इक्वेटोरियल में 3 और 2 एक्सियल में, लेकिन मान लो सारे एक्स सेम नहीं है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो एक्सियल पोजीशन में जाता है। तो PCl3F2 में क्या होगा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन, तो फ्लोरीन कौन सी पोजीशन पे जाएंगे, और बाकी 3 इक्वेटोरियल जाएंगे, तो रिजल्टेंट तो जीरो ही हो जाएगा ना। लेकिन बॉन्ड एंगल तो डिफरेंट है, 120 भी है 90 भी है। PCl2F3 में रिजल्टेंट जीरो होगा ही नहीं, डाइपोल मोमेंट, तो 14th का सी आएगा। और कोई प्रॉब्लम अप टू 15? फोर्थ, फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब है परसेंट आयनिक करेक्टर। फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की मीनिंग क्या है, परसेंट आयनिक करेक्टर। परसेंट आयनिक करेक्टर का फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व्ड डाइपोल मूवमेंट डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल। ऑब्जर्व तो रेडीमेड दे रखा है, थ्योरेटिकल आपको निकालना है। कर लोगे इसको पूरा? और कोई प्रॉब्लम अप टू 15? 16 टू 20, 21 टू 25, आइडेंटिफाई द लीस्ट स्टेबल आयन एमंग्स द फॉलोइंग। आपको कंपेयर करना था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं ना चारों, तो निगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। तो बोरॉन और कार्बन तो अलग कर दो, लीस्ट स्टेबल या तो लिथियम पे आएगा या बेरिलियम पे। लेकिन बेरिलियम का जो वैलेंस शेल होता है वो फुल्ली फिल्ड होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2। लिथियम के पास होता है 1s2 2s1, हाफ फिल्ड। तो लिथियम इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होगा, बट बेरिलियम कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। तो इसका आंसर बनेगा बी। लीस्ट बताना है ना, ठीक है, बी, क्या दिक्कत है, क्या दिया आंसर की? लीस्ट स्टेबल बी होगा। और बोलो। एलिमेंट विद 5 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर सबशेल, तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे ग्रुप नंबर 15 वाले के पास। ग्रुप नंबर 15 का कौन है, आर्सेनिक। 24 का डी होगा। एल्यूमिनियम के पास तो 3 होंगे। 24 का आंसर डी होगा। करेक्ट आंसर है इसका ए। इससे ध्यान से देखना है आंसर की को। 25 का ए करेक्ट आंसर है। 28,
28 किस किस से नहीं हुई, हाथ ऊपर करो। एनसीईआरटी बुक की सॉल्व प्रॉब्लम है। देखो, NaMgAl सिलिकॉन, अगर इनको अरेंज करें आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में, NaAl ये ऑर्डर बनेगा। ये कह रहे हैं NaMg और सिलिकॉन के डाटा तो दे रखे हैं। Na का डाटा है 496, Mg 737, सिलिकॉन 786। एल्यूमिनियम का आंसर होगा 496 एंड 737 के बीच में। 28 का सी आंसर आएगा। 28 का सी। देखो बेटा, और कुछ पूछना है किसी को? चलो ठीक है, देखो आगे करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने थर्मोकेमिस्ट्री की कुछ डेफिनेशन लिखी थी और कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, आज कुछ और एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे करेंगे। लिखो जल्दी जल्दी। बातें नहीं करनी बेटा, जिसको बातें करनी हो, जिससे बातें करनी हो उसको बाहर लेके जा सकते हैं। एक बेंच पे दो बैठना जरूरी नहीं है, आप एक एक बैठ सकते हैं, खाली पड़ी है। लेकिन मात्र बातें करने के पर्पज से साथ साथ बैठना है तो फिर दोनों को ही बाहर जाना पड़ेगा। लिखो प्रॉब्लम। और फास्ट करना है, बिना डिस्कशन के करना है, कि पड़ोसी से पूछना जरूरी नहीं है। जब तक अपने आप नहीं करोगे आपको दिक्कत बनी रहेगी। 2s3। फाइंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2। ऑप्शन है +98.9,
प्लस 197.8 691.8 माइनस 296.8 किलो जूल पर मोल। बातें नहीं करनी, केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन है। आप कोशिश करो कि विद इन 1 मिनट हो जाए। आंसर तो मुझे भी नहीं मालूम, सॉल्व करना पड़ेगा। चैप्टर एक्सरसाइज 27। 25 का डी करेक्ट आंसर है इसका, ये क्वेश्चन नंबर है इसमें, ये डी ठीक है। बिना बात किए, बिना दूसरे की शक्ल देखे अगर आपने 1 मिनट के अंदर कर दिया तो आपको आता है, वरना डिस्कशन की जिनकी आदत है ना, वो कभी भी प्लस माइनस भी नहीं कर पाते। ये बात मुझे बार बार कहनी पड़ती, बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है क्वेश्चन मिलते ही दूसरे की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखते हैं, कुछ तो बता दे। इसमें प्लस माइनस के अलावा कुछ करना ही नहीं है, मात्र प्लस माइनस। सबसे पहले SO2 के फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखो। SO2 के फॉर्मेशन की रिएक्शन ये है, एस सॉलिड और O2 गैस, क्या बन गया? SO2। इसका डेल्टा H बताना है आपको, ओरल है। एस लेफ्ट हैंड साइड है तो इसमें एस लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। मतलब ये डाटा एज इट इज रखना, मैंने आपको तरीका सिखा दिया। 395.7 एज इट इज रखना। फिर इसमें SO2 राइट हैंड साइड है, इसमें SO2 राइट हैंड साइड है, लेकिन यहाँ कॉफिशिएंट 2 है और यहाँ पे क्या है? 1। क्या करें? इसमें 2 से डिवाइड कर दें, पूरी रिएक्शन में 2 से डिवाइड कर दो। इसमें 2 से डिवाइड करो, क्या आएगी वैल्यू बताओ? 9, 98.9। बस इनको सॉल्व कर लो, आंसर हो गया। कितनी देर लगनी? हार्डली 1 मिनट। जितनी देर आप दूसरे को देखोगे, एक्सपेक्टेशन रखोगे, उतनी देर में तो आंसर आ जाएगा। लिखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो जल्दी।
बातें नहीं करनी, जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट करने की हैबिट डालो बेटा। और ये संभव है, ये पॉसिबल है, बस आप अपने ऊपर फेथ रखो। प्रॉब्लम लिख लो जल्दी जल्दी। ये तीन एनर्जीज आपको गिवन है, तीन रिएक्शंस के डाटा आपको गिवन है। ये सब डाटा किलो जूल पर मोल में है। आपको बताना है C3H4 गैस प्लस 2H2 गैस, इससे बन गया C3H8 गैस। इस रिएक्शन का डेल्टा H बताना है। ऑप्शंस में दे रहा हूं, -292 +292 +850 -850। करो, यू कैन डू इट विद इन 1 मिनट। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 26 का ये करेक्ट है। देख ले, बिल्कुल इजी है। C3H4 लेफ्ट हैंड साइड है, इस रिएक्शन में C3H4 लेफ्ट हैंड साइड है। इसका डाटा एज इट इज रखना। फिर ये 2H2 लेफ्ट हैंड साइड है, 2H2 लेफ्ट हैंड साइड है, डाटा एज इट इज रखना। फिर C3H8 राइट हैंड साइड है, लेकिन इसमें लेफ्ट हैंड साइड है। क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे तो ये साइन बदल जाएगा। बस ये आंसर हो गया, मात्र प्लस माइनस करना है।
लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। डिटरमाइन द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एथाइलिन। डिटरमाइन द heat of hydrogenation of ethylene। इसमें रिएक्शन नहीं दी गई है, लेकिन मैं आपको रिएक्शन दे देता हूं। टेंथ में वैसे ऑर्गेनिक में ये रिएक्शन आती है। हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन ये है, इथाइलिन मतलब C2H4, क्या होता है, इथीन भी नाम है, इथाइलिन भी नाम है। ये बन गया इथेन। इथाइलिन में हाइड्रोजन ऐड करना कहलाता है हाइड्रोजनेशन। ठीक है, इस रिएक्शन का डेल्टा एच आपको बताना है। कौन से डाटा से वो लिख लें। डाटा आपको गिवन है, बॉन्ड एनर्जीज, एच एच बॉन्ड, सी सी बॉन्ड, पी एच बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, सी बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जीज आर गिवन टू यू। एच एच बॉन्ड 104, सी सी बॉन्ड 80, सी एच बॉन्ड 99, सी डबल बॉन्ड सी 145। सारे डाटा हैं किलो कैलोरी पर मोल में, तो आंसर भी कैलोरी में ही आएगा। करो जल्दी इसको, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं आपको। एक लाइन की प्रॉब्लम है। बिना ऑप्शन की करो। यह है -29 किलो कैलोरी। -29। देखो, आपको एक मेथड बताया था मैंने कि अगर आपको बॉन्ड एनर्जी के डाटा दिए जाएं तो डेल्टा एच कैसे निकालते हैं, पहले तो थ्योरी पढ़ो। टोटल बॉन्ड एनर्जी के डाटा दिए जाएं तो डेल्टा एच कैसे निकालते हैं। डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इक्वल टू टोटल बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। पहले तो ये फॉर्मूला लिख लें। अगर बॉन्ड एनर्जी डाटा गिवन हो तो ये तरीका है डेल्टा एच निकालने का। ठीक है, बस अगली लाइन में आंसर है।
ध्यान देना। अब आप क्या करो, देखो लेफ्ट हैंड साइड 4 CH है, राइट हैंड साइड कितने CH है? 6। तो ऐसे करो 4 CH, CH आप पहले से ही बाहर कर दो, माइनस कर दो 4 CH। तो यहां भी 4 CH हटा दो, कोई भी 4 CH हटा दो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब प्रोडक्ट में सोचो केवल 2 ही CH बने, माइनस करने पे ना ये अपने आप चला जाएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो 2 CH बने, ऐसे सोचो। तो ये हो जाएगा 2 × CH बॉन्ड एनर्जी कितनी? 99। ध्यान रखना बॉन्ड फॉर्मेशन का डाटा निगेटिव लेना है हमेशा। फिर दूसरा प्रोडक्ट क्या है? सीसी बॉन्ड। सीसी बॉन्ड एनर्जी कितनी दी गई? 80। तो -80 लिखेंगे, ये हो गए प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में एक C डबल बॉन्ड C है, -145। और दूसरा है HH बॉन्ड, तो 104, वो भी माइनस है। जरा सॉल्व करो इसको, क्या रहा है? रिमेंबर बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी डाटा कैसे लेने हैं? निगेटिव। आंसर आ रहा है -29, आ रहा है आंसर। तो जब बॉन्ड एनर्जी डाटा दिए जाए तो बिल्कुल इजी है, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम दे रहा हूं जो पास्ट ईयर में आई हुई है, करके दिखाओ जरा, लिखो जल्दी। द हीट ऑफ कंबशन of C2H4 is 330 किलो कैलोरी पर मोल। और साथ में आपको बॉन्ड एनर्जी डाटा भी गिवन है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड is 93.6। सब किलो कैलोरी में ही है। फर्दर गिवन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 is -94.2 किलो कैलोरी पर मोल। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O -61। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन, 150। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन, 104। ये तो आपको डाटा दे दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है कैलकुलेट बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C।
करना केवल प्लस माइनस ही है, पर इसमें दो कंसेप्ट लिंक्ड है एक साथ। दो तरीके से डेल्टा एच निकालना है, बॉन्ड एनर्जी यूज करके और फॉर्मेशन डाटा यूज करके। दोनों को बराबर करेंगे तो फिर बॉन्ड एनर्जी आएगी। ठीक है, तो ये आपको घर के लिए देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तुम्हें सोचना पड़ेगा। टाइम तो वैसे प्रैक्टिस का है मामला, लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत जल्दी हो जाएगा। करना तो प्लस माइनस ही है, इसके अलावा और कुछ करना ही नहीं है। लिखो आगे, नेक्स्ट लिखो। पिछली क्लास में हमने जो किया था वो सब कुछ, ये एंथैल्पी सारा कुछ बेस्ड है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। ठीक है, अब लिख लो लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर सेकंड लॉ पे चलते हैं। राइट डाउन, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसकी जो लिमिटेशन है वो ये है, इट डज नॉट इट डज नॉट प्रिडिक्ट द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। क्या नहीं बता सकते इसकी हेल्प से? रिएक्शन की स्पीड नहीं बता सकते। ठीक है, दूसरा, इट डज नॉट प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ spontaneous process। डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब है प्रोसेस विच अकर्स बाय इटसेल्फ। प्रोसेस विच अकर्स बाय इटसेल्फ, या सीधे कहे नेचुरल प्रोसेसेस। नेचुरल प्रोसेसेस क्या कहलाते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। समझा नहीं क्या चीज? स्पॉन्टेनियस और फीजिबल दोनों एक ही है। फीजिबल मतलब जैसे नेचर करे, स्पॉन्टेनियस वर्ड का भी वही मतलब है जैसे नेचर करे। तो a process which occurs by itself, a process which occurs by itself। जैसे फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से फ्री छोड़ दो, रिलीज कर दो बस, बाकी काम कौन करेगी? नेचर कर देगा बाकी। नेचर करने से क्या होगा? स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, आप सोचो कि रिवर्स हो जाओ, स्पॉन्टेनियस तो नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट लॉ से हम ये नहीं बता सकते कि किस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होगा। ये हम बता पाएंगे कौन से लॉ से? सेकेंड लॉ से। ठीक है, ये दो पॉइंट है फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस। नाउ राइट डाउन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिखो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट इज इट इज
impossible it is impossible to construct a machine. It is impossible to construct a machine which works without consuming energy. ठीक है, ऐसी मशीन बनाना संभव नहीं है जो काम करे बिना एनर्जी कंज्यूम हुए। मतलब ऐसा टू व्हीलर फोर व्हीलर बना सकते हैं जिसमें बिना पेट्रोल डीजल के चलने लगे? संभव ही नहीं है। बात मत करो, और करके लिखो दूसरा स्टेटमेंट। और इट इज इम्पॉसिबल टू मेक फ्लो ऑफ हीट एनर्जी फ्लो ऑफ हीट एनर्जी from a body at low temperature to a body at high temperature without using external agency, without using external agency। जैसे इस रूम को हम कूल करना चाहते हैं, इस रूम से हीट को बाहर फेंकना चाहते हैं, क्या ये बिना एक्सटर्नल एजेंसी के पॉसिबल है? आंसर है नो। अगर हम चाहते हैं कि ये रूम कूल हो जाए, सराउंडिंग के कंपैरिजन में कूल हो जाए, तो सराउंडिंग को एनर्जी देनी पड़ेगी, यहां से बाहर भेजनी पड़ेगी, तब ये एरिया कूल होगा। ये काम अपने आप नहीं होता, इस काम के लिए एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत पड़ती है। वही हमारा यहाँ पे एसी है। एक्सटर्नल एजेंसी किसका काम कर रहा है? एसी का काम कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे है। तो ध्यान दें, ये लिखा है कि ऐसा संभव नहीं है कि एक जगह कूल हो जाए और एक्सटर्नल एजेंसी यूज ना हो। स्टेटमेंट समझ में आया सभी को? मतलब ये है, इसका उल्टा अपने आप हो जाएगा। मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट तो अपने आप चली जाएगी, लेकिन लो से हाई की ओर अपने आप नहीं जाएगी। स्टेटमेंट समझ में आ रहा सभी को? तो अब आप कैसे पहचानेंगे कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है? कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपको ये बता दे कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा? तो लिखें, अब मैं एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जिसको कहते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी एस से डिनोट करते हैं। एंट्रोपी को एस से डिनोट करते हैं, लिख लो। इट रेफर्स टू a thermodynamic property of the system
इट refers टू अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, इतने लिखो, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी which measures the randomness or or disorderness of the system। तो एंट्रोपी का मतलब है रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। एंट्रोपी को अगर मैं टिपिकल हिंदी में बोल दूं तो तुम्हें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एंट्रोपी को हिंदी में कहते हैं आवारागर्दी। ये टिपिकल हिंदी वर्ड है इसके लिए। अगर आप एक जगह शांत बैठे हैं दिन भर, मतलब आपकी एंट्रोपी जीरो है। लेकिन आप पूरे कुरुक्षेत्र में दाएं बाएं लेफ्ट राइट अप डाउन जहां चाहे घूम रहे हैं बिना किसी एम के, तो आपकी एंट्रोपी ज्यादा है। जैसे आपके घर में सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड रखी हुई हैं, बिल्कुल ऑर्गेनाइज, जो जहां होनी चाहिए वहां पे, तो एंट्रोपी जीरो है। लेकिन आपने जाके घर की चीजें चारों तरफ फेंक दी, फैला दी, किसी कमरे में कोई बुक, किसी कमरे में कोई शू पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, तो आपने घर की रैंडमनेस बढ़ा दी। मतलब घर की क्या बढ़ा दी? एंट्रोपी बढ़ा दी, घर को आवारा कर दिया। बात समझ में आ रही सभी को? तो एंट्रोपी मेजर्स व्हाट? रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। ठीक है। अब एक बेसिक पॉइंट बताओ मुझे, बेसिक बिल्कुल। एक मैटर तीन फेज में है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। किस फेज में उसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी? गैस फेज में। तो लिख लें, एंट्रोपी सबसे ज्यादा गैस फेज की होती है, इसके बाद लिक्विड फेज, और सबसे कम किसकी? सॉलिड फेज की होती है। ठीक है। अब मैं कुछ प्रोसेसेस के नाम ले रहा हूं और आपको प्रिडिक्ट करना है कि इन प्रोसेसेस में एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। एंट्रोपी इंक्रीज का मतलब है सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा रैंडम हो जाएंगे, तो आप क्या कहेंगे? एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। रैंडम होने की जगह अगर स्टैंड स्टिल हो रहे, ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हैं, आप क्या कहोगे? एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। ठीक है। अब मैं प्रोसेसेस के नाम ले रहा हूं, आप जस्ट ये प्रिडिक्ट करें कि एंट्रोपी चेंज क्या है। लिखो, नंबर वन, हीटिंग ऑफ अ सॉलिड। आप बताओ, चेंज इन एंट्रोपी। नो चेंज, ग्रेटर देन जीरो मतलब इंक्रीज, लेस देन जीरो मतलब डिक्रीज। क्या चेंज आया एंट्रोपी में? तो आंसर है ग्रेटर देन जीरो। हीट करने पे सॉलिड की एंट्रोपी बढ़ती है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हीट करने पे सॉलिड की एंट्रोपी बढ़ती है
क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल ज्यादा वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करने लगते हैं। सॉलिड पार्टिकल ज्यादा वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करने लगते हैं। एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कंपटीशन में आई है, वो है बॉइलिंग ऑफ एग। ये कई कंपटीशन में प्रॉब्लम आ चुकी है बेटा, कई कंपटीशंस में जितने भी हैं। और एक बार नहीं, कई बार आ चुकी है। एग को बॉईल करें तो एंट्रोपी में क्या चेंज आएगा? एग खाता कौन कौन है, हाथ ऊपर करो। कोई नहीं खाता एग। कोई बात नहीं, खाते हो तो ठीक है, नहीं खाते हो तो और ठीक है। साइंस में तो आखिर इंसान को जानवर ही माना गया है। एग को बॉईल करें तो एंट्रोपी में क्या चेंज आएगा? आंसर है एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। एग के अंदर फ्लूइड फॉर्म में होता है मटेरियल, जब आप बॉईल करते हो तो वो सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है, तो डेल्टा एस निगेटिव होता है। आई बात समझ में सभी को? डेल्टा एस निगेटिव होता है। अब बायो वाले बताएंगे, उनके लिए मैं अभी आंसर नहीं करूंगा। बायो वाले बताएंगे कि एग को बॉईल करने पे वो हार्ड क्यों हो जाता है, सॉलिडिफाई क्यों हो जाता है। ठीक है, अगला लिखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। ये रिएक्शन है, इसमें एंट्रोपी चेंज प्रिडिक्ट करना है आपको। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड गैस पार्टिकल के मोल्स देखने हैं। कितने हैं गैस पार्टिकल के मोल्स लेफ्ट हैंड साइड? 2। राइट हैंड साइड गैस के मोल्स कितने हैं बताएं जरा? 4। 3 मोल H2, 1 मोल N2। गैस पार्टिकल के नंबर में इंक्रीमेंट आया, इसका मतलब है कि इस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ रही है। रैंडमनेस बढ़ रही है। मान लो आपकी किसी से मुलाकात हुई और आपके जो दांत हैं वो डिसऑर्डर्ड हो गए, तो एंट्रोपी में क्या चेंज आया? इंक्रीज और डिक्रीज? आंसर है एंट्रोपी इंक्रीज हो गई। तो अन्याय कि नहीं? मान लो हाथापाई हुई, कुछ बॉन्ड टूट गए, तो भी एंट्रोपी बढ़ी। बात समझ में आई कि नहीं? तो मॉलिक्यूल के पार्टिकल्स रैंडम हो जाए तो एंट्रोपी बढ़ती है, डिसऑर्डर्ड किसी तरह से हो जाए तो एंट्रोपी बढ़ गई, वाइब्रेटरी मोशन बढ़ी तो एंट्रोपी बढ़ गई, रोटेशनल मोशन बढ़ी तो एंट्रोपी बढ़ गई। बात समझ में आ रही? जैसे मान लो
कि आप रात को जैसे सोए उसी पोजीशन में सुबह उठे, एंट्रोपी चेंज जीरो। लेकिन जिस पोजीशन में सोए उसके कई एंगल बदल बदल के सुबह उठे, तो एंट्रोपी चेंज क्या है आपका? हाई पॉजिटिव। लॉजिक समझ में आ रहा है आपको एंट्रोपी का? नेक्स्ट लिखो जरा। बताओ इस प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज। लिखो जल्दी बताओ। तो इसमें आप सबसे पहले किसके मोल्स देखेंगे? गैस के। गैस के मोल्स अगर बराबर हुए दोनों साइड तो किसके मोल्स देखेंगे? अगर गैस के मोल्स बराबर हुए दोनों साइड तो लिक्विड के मोल्स देखेंगे। अगर लिक्विड के मोल्स बराबर हो गए दोनों साइड तो फिर सॉलिड के मोल्स देखेंगे। सॉलिड के मोल्स लास्ट में कंपेयर करना है। इस एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, इसमें एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है। नेक्स्ट एग्जांपल, ट्वाइस दी सॉलिड प्लस O2 गैस, इससे बन गया 2CO गैस। बताओ एंट्रोपी चेंज। कितने कह रहे नो चेंज? हाथ ऊपर करो। कितने कह रहे हैं पॉजिटिव? कितने कह रहे हैं निगेटिव? तो करेक्ट आंसर है पॉजिटिव। नेगेटिव उन बच्चों ने आंसर किया जिन्होंने मैं क्या बोल रहा था वो नहीं सुन रहे थे, उसकी जगह पड़ोसी में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। मैंने एक क्लीन सेंटेंस बोला कि सबसे पहले गैस के मोल्स कंपेयर करते हैं, अगर वो बराबर है तो इसके बाद सॉलिड के लिक्विड के मोल्स, वो बराबर है तो सॉलिड के मोल्स। लेफ्ट हैंड साइड गैस के कितने मोल्स हैं बताओ जरा, और राइट हैंड साइड कितने मोल्स हैं? 2। अभी भी कोई कंफ्यूजन है? सॉलिड के मोल्स क्यों नहीं लेते हैं? तो सॉलिड के पार्टिकल्स लीस्ट रैंडम होते हैं। गैस मॉलिक्यूल की तरह चारों तरफ आवारागर्दी नहीं करते, वो एक जगह बैठे रहते हैं। तो सॉलिड पार्टिकल को तो लास्ट में कंसीडर करना है। अभी भी कोई कंफ्यूजन है? आ गया समझ में सबको? तो लिख लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंट्रोपी, जल्दी जल्दी लिखो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंट्रोपी। करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। नंबर 1, इट इज अ स्टेट फंक्शन।
स्टेट फंक्शन मतलब which depends only on initial and final state of the system. It is a state function. Number two, it increases on heating a system. It increases on heating a system. Number three, it increases on heating a system. Number three, अगर मान लो कि आपके पास कोई फिक्स्ड वॉल्यूम कंटेनर है, फिक्स्ड वॉल्यूम कंटेनर है, तो लिखो फॉर फिक्स्ड वॉल्यूम entropy of the system increases as the number of molecules in the system increases. इसमें जैसे जैसे आप मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ाते जाएंगे, हम ये कहेंगे कि सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती जा रही है। और इसका उल्टा, उल्टा मतलब अगर मान लो नंबर फिक्स रखें, अगर नंबर फिक्स रखें और वॉल्यूम बढ़ाते जाएं कंटेनर का, तो भी हम क्या कहेंगे, रैंडमनेस बढ़ रही है। तो नेक्स्ट लिखो, फॉर अ सिस्टम with fixed number of molecules, for a system with fixed number of molecules, the entropy increases with the increase in volume. सोचो जरा, ये मॉलिक्यूल 2 लीटर में मूव कर रहे थे, सोचो ये 4 लीटर में मूव कर रहे हैं, ये 10 लीटर में मूव कर रहे हैं, कौन ज्यादा रैंडम? मान लो आप दिन भर अपनी गली में घूमते रहे और फिर दूसरा है जो दिन भर कुरुक्षेत्र में घूमता रहा, कौन ज्यादा रैंडम? तो ज्यादा वॉल्यूम में अगर पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो हम कहेंगे वो ज्यादा रैंडम है, उसकी एंट्रोपी ज्यादा है। तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है अगर नंबर फिक्स हो और क्या बढ़ता जाए, वॉल्यूम। नेक्स्ट लिखो जल्दी से, फिफ्थ पॉइंट, एंट्रोपी चेंजेस with the change in phase of the system. Entropy changes with the change in phase of the system. ठीक है, अब देखो इसमें ये लिख लो, सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम, देन लिक्विड, देन गैस। तो सिस्टम की फेज चेंज होगी तो एंट्रोपी चेंज होगी, और किस तरह से चेंज होगी वो ये ऑर्डर है। नेक्स्ट लिखो, अब मान लो पार्टिकल तो एक ही है, लेकिन एक मोनो एटॉमिक है, एक डाई एटॉमिक है, एक पॉली एटॉमिक है। अगर मॉलिक्यूल एक ही हो और उसकी एटॉमिसिटी बढ़ती जाए, एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल,
तो अगर एटॉमिसिटी बढ़ती है तो एंट्रोपी भी बढ़ती है। ठीक है, कैसे एंट्रोपी बढ़ती है, इसको ऐसे रियलाइज करें। थोड़ा मैथमेटिकली सोचें कि ये तीन एक्सेस है, और ध्यान देना बिल्कुल इजी है। अगर कोई मोनो एटॉमिक गैस है तो आप कह सकते हैं कि उसके लिए तीन इंडिपेंडेंट डायरेक्शन है। लेकिन अगर कोई पॉली एटॉमिक है तो आप इस एच को स्टैंडर्ड बना के सोचो कि ये लॉन्ग वाई जा रहा है, फिर पूरा सिस्टम साथ साथ। फिर इसको सोचो कि ये लॉन्ग वाई जा रहा है, फिर ये लॉन्ग वाई जा रहा है, ये लॉन्ग वाई जा रहा है, ऐसे ही फिर लॉन्ग एक्स के लिए चारों के चांसेस हैं। मतलब मोर रैंडम मोशन कौन परफॉर्म कर सकता है? जिसकी एटॉमिसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो रेंडमनेस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एटॉमिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नंबर 7। आप बताओ, जब आप सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करते हो तो क्या होगा? सॉल्ट की एंट्रोपी बढ़ेगी या कम होगी? पाउडर है आपके पास, उसको वाटर में डाल दिया, एंट्रोपी में चेंज क्या आएगा? इंक्रीज, क्योंकि पार्ट उसके आयन अलग अलग हो जाएंगे, पूरे वॉल्यूम में मिक्सअप हो जाएंगे। तो लिख लो, एंट्रोपी इंक्रीजेस ऑन डिसोल्यूशन, entropy increases on dissolution of a salt in a solvent। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। ऐसे लिख सकते हो आप, जैसे NaCl सॉलिड है, आपने उसको वाटर में डाला, ये कन्वर्ट हो गया Na प्लस एक्वस में और Cl माइनस एक्वस। तो डिसोल्यूशन के वक्त एंट्रोपी बढ़ती है। अब मान लो दो सॉलिड है, सेम टेम्परेचर पे है, सेम फेज में है, फिर क्या करेंगे? जैसे NaF सॉलिड है, MgO सॉलिड है, इनकी एंट्रोपी कैसे कंपेयर करेंगे? तो आपको ये देखना होगा कि अट्रैक्शन वीक किस में है। जिसमें अट्रैक्शन वीक होगा, ये आयंस उतना ही इजीली वाइब्रेटरी मोशन कर पाएंगे सॉलिड के अंदर। सॉलिड में ध्यान रखना, केवल वाइब्रेटरी मोशन होती है। एटम्स या मॉलिक्यूल या आयन अपनी पोजीशन, मीन पोजीशन चेंज नहीं करते। तो MgO की एंट्रोपी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी MgO को, MgO की एंट्रोपी? क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, 2+ एंड 2-। यहाँ पे अट्रैक्शन वीक होगा Na+ और F- में। चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो क्या होता है? अट्रैक्शन बढ़ता है। एलोट्रोप्स जानते हैं आप लोग? एलोट्रोप्स किसे कहते हैं बताओ? एलोट्रोप्स किसे कहते हैं?
substances having same element but different chemical bonding, लिख लें। Allotropes, substances having same element but different chemical bonding, but different chemical bonding, और केमिकल बॉन्डिंग बदलेगी तो एंट्रोपी बदल जाएगी, मॉलिक्यूल की रैंडमनेस बदल जाएगी। जैसे एक एग्जांपल है बहुत सिंपल सा, कार्बन के पॉपुलर एलोट्रोप्स हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट। कार्बन के एलोट्रोप्स हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड में कार्बन की पैकिंग है, बॉन्डिंग है कार्बन कार्बन के बीच। ग्रेफाइट में बॉन्डिंग है कार्बन कार्बन के बीच। कैन यू कंपेयर एंट्रोपी ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट? तो अब क्या होगा, थोड़ी सी इंटरनल नॉलेज की जरूरत है। तो ग्रेफाइट में क्या होता है, लेयर फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है और लेयर एक दूसरे पे स्लाइड करती है। डायमंड में ऐसा फ्री मूवमेंट नहीं होता है। तो ग्रेफाइट की एंट्रोपी ज्यादा होती है डायमंड से। ग्रेफाइट की एंट्रोपी ज्यादा होती है डायमंड से। ठीक है, नेक्स्ट लिखो 10। अब ये अगले चैप्टर में इसको समझ में आएगा, पर सेंटेंस लिख लो। द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, यहां से कनेक्ट होगा अगला चैप्टर। द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज मैक्सिमम is maximum and and the change in entropy after attaining equilibrium is zero। एंट्रोपी बढ़ते 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 मैक्सिमम हो जाती है तो समझ लेना इक्विलिब्रियम आ गया। और इक्विलिब्रियम आ जाने के बाद फिर जो चेंज है वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, फिर चेंज आना बंद हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम। अब डेफिनेशन लिख लो एंट्रोपी की। व्हाट इज एंट्रोपी? इतना कुछ तो बता दिया मैंने रैंडमली। आप थोड़ा किताबी ज्ञान ले लें। व्हाट इज एंट्रोपी? मैथमेटिकल डेफिनेशन। अभी जो आपने डेफिनेशन लिखी थी, अभी जो आपने डेफिनेशन लिखी थी वो थ्योरेटिकल डेफिनेशन थी। दैट इट मेजर्स व्हाट, रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। लेकिन व्हाट इज एंट्रोपी मैथमेटिकली, इसको मैग्नीट्यूड कैसे साइन करेंगे? तो लिखे एंट्रोपी इज डिफाइंड एज, डेफिनेशन लिख लो केवल, ds इक्वल टू
डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, और दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दें, तो इसको लिख सकते हैं आप डेल्टा एस इक्वल टू, बताएंगे अभी, डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। अरे बात मत करो, इसमें अलग अलग प्रोसेसेस के लिए अलग अलग इक्वेशंस बनती चली जाएंगी। ये तो जनरलाइज्ड डेफिनेशन है। अब किस प्रोसेस में कौन सी प्रॉपर्टी कांस्टेंट है, कौन सी वेरिएबल है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चलेगा, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी आप ये डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन याद कर लें। अरे बात मत करो बेटा, ब्रैकेट में लिख लो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो इतना आप प्रैक्टिस करके आए, सेकेंड लॉ को नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे पूरा।